गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्यमा ज्ञान संबोधि में दुर्स्वामिनी नाटक के उद्देश्य और उसकी मूल समस्या पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, दुर्स्वामिनी नाटक को जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था, उसकी मूल समस्याएं क्या है। इस किन मूल समस्याओं को जो है इस नाटक में बड़े जोर शोर से उठाया गया है। तो स्टूडेंट मैंने 20 अति महत्वपूर्ण बिंदु बनाए हैं। इन 20 बिंदुओं में आपको नाटक का उद्देश्य भी समझ में आ जाएगा और नाटक की मूल समस्या भी समझ में आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला उद्देश्य देखिए, दुर्स्वामिनी एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है जिसमें जयशंकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक कथानक को लेते हुए अपना उद्देश्य स्पष्ट किया है। इसमें गुप्त काल, गुप्त वंश एक ऐतिहासिक कथानक है। गुप्त काल के इतिहास को दिखाने का प्रयास किया है कि उस समय किस प्रकार के जो है अयोग्य राजा होता था, किस प्रकार से जो है उसने जो है बुरा काम किया। तो वो सारी बातें इस उद्देश्य के अंदर आपको स्पष्ट हो जाएंगी। नाटक में मूलतः 2 विषय उठाए गए हैं। इसमें 2 विषय उठाए गए हैं। आप इसको समस्या भी कह सकते हैं, आप इसको जो है इसका उद्देश्य भी कह सकते हैं कि क्या कारण था जयशंकर प्रसाद का इस नाटक का लिखने के पीछे। तो नाटक के 2 मुख्य मुद्दे क्या हैं। एक तो है विवाह संबंध में यदि पति अपना दायित्व निभाने से इनकार कर दे और पत्नी के सम्मान की रक्षा न कर सके तो क्या उसका उस पत्नी पर अधिकार रह जाता है। एक तो इसमें ये मुद्दा उठाया गया कि यदि दुर्स्वामिनी के प्रति रामगुप्त अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर पाया तो क्या उसका दुर्स्वामिनी पर अधिकार रह जाता है। ये प्रश्न जो है नाटक के 3रे अंक में भी किया जाता है। दुर्स्वामिनी कहती है कि जब तुम मेरे स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सके तो क्या तुम मुझे पर अपना अधिकार जमा सकते हो। पुरोहित भी इस बात की पुष्टि करता है कि जब दुर्स्वामिनी के आत्मसम्मान की रक्षा रामगुप्त नहीं कर पाया तो अब उसका महादेवी पर कोई अधिकार नहीं है। अब वो अगर महादेवी चाहे तो इससे मोक्ष ले सकती है, तलाक ले सकती है। तो दूसरी इसमें समस्या क्या उठाई गई है, या दूसरा इसमें मुख्य विषय क्या उठाया गया है कि यदि शासक विलासी कलील कायर हो तो देश की रक्षा के अयोग्य हो सकता है और उसको गद्दी पर क्या बैठने दिया जाए। यहाँ रामगुप्त के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि यदि देश का शासक, देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति यदि अपने उद्देश्यों की पूर्ति, अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति सही तरीके से नहीं करते हैं, यदि देश का शासनाध्यक्ष अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ के रखता है, अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं करता है तो क्या उसे गद्दी पर बैठने का अधिकार है। तो ये 2 मुख्य विषय जो है इस नाटक में उठाए गए हैं। प्रसाद जी ने इस नाटक में साहसी, कर्तव्यपरायण, उदार, निस्वार्थ और त्यागी राष्ट्र नायक की कल्पना की है। और कहीं ना कहीं जयशंकर प्रसाद जी ने वो त्यागी और जो है कर्तव्यपरायण नेता के रूप में और उत्तरदायित्व निभाने के मामले में जो है वो सपना कहीं ना कहीं उन्होंने चंद्रगुप्त के माध्यम से दिखाया है। चंद्रगुप्त के अंदर उत्तरदायित्व कर्तव्यों के प्रति उसके अंदर जो है जोर भरा हुआ है, जोश भरा हुआ है, कहीं ना कहीं जो अपने कर्तव्यों को निभाना चाहता है। तो उन्होंने इस नाटक के माध्यम से जो है एक त्यागी राष्ट्र नायक की कामना की है ताकि राष्ट्र का भला हो सके। उसके बाद आप देखिए अनमेल विवाह, इसमें जो है जयशंकर प्रसाद जी ने अनमेल विवाह और पति के शोषण से त्रस्त स्त्री को पति से मोक्ष दिलाने की पैरवी करना भी जो कहीं ना कहीं अपने इस नाटक का उद्देश्य माना है। उनका मानना है कि यदि पति अपने पत्नी के प्रति अपने उद्देश्यों की और कर्तव्यों की पूर्ति नहीं कर सकता है तो उसे मोक्ष मिल जाना चाहिए, उसका जो है तलाक हो जाना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। और ये भी इसमें बताने का प्रयास किया है प्रसाद जी ने कि नारी की स्वतंत्रता का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करके आधुनिक नारी के उत्थान की बात कही है। आज भी हमारे समाज में आप देखते हैं दहेज प्रथा की समस्या है, कन्या भ्रूण हत्या की समस्या है, कहीं हमारी स्त्री जो है बलात्कार का शिकार हो रही है, कहीं उसका शोषण किया जा रहा है। तो इस नाटक के माध्यम से दुर्स्वामिनी को प्रतिनिधित्व बनाते हुए, पूरी नारियों का प्रतिनिधित्व कराते हुए कहीं ना कहीं जो है जयशंकर प्रसाद जी ने ये विषय उठाए हैं जो ज्वलंत विषय हैं आज की स्त्रियों से संबंधित, आज के नारी उत्थान से संबंधित। हम कागजों में तो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं पर वास्तव में आज भी नारी को उतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं वो उपेक्षिता है, शोषिता है, कहीं ना कहीं आज भी उसका जो है शोषण किया जा रहा है, चाहे वो राजसत्ता के द्वारा किया जा रहा हो या समाज के दबंग लोगों के द्वारा किया जा रहा हो। कहीं ना कहीं आज भी नारी की स्थिति जो है कहीं ना कहीं दयनीय है, सोचनीय है। कागजों में जरूर उसका सशक्तिकरण बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दुर्स्वामिनी के प्रतिपाद्य में
मुख्य रूप से 4 प्रकार की नारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। यदि हम इस नाटक का जो उद्देश्य है लिखने का, यदि हम इस नाटक के मूल में जाके समस्याओं को निकालने का प्रयास करते हैं, तो नारियों से संबंधित इसमें 4 प्रकार की प्रमुख समस्याएं अक्सर देखने को मिलेंगी। आपको इस नाटक को जब जब पढ़ेंगे तब तो वो 4 सवाल आपकी आंखों के सामने जरूर आते हैं। तो उसमें क्या है, नंबर 1, स्त्रियों को तलाक पाने का अधिकार। इसमें स्त्रियों को तलाक पाने का अधिकार की बात कही गई है। इसमें जो है धुरस्वामिनी के प्रसंग में ये बात उठाई गई है। वर्तमान में आपने देखा भी जो है सरकार ने भी जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोग्राम चला करके, कैंपेन चला कर एक पर्टिकुलर जो है समुदाय के प्रति भी जो है तो 3 तलाक का मुद्दा था, उसको एक जो है राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 3 तलाक का जो मुद्दा था उसको जो है एक प्रकार से संवैधानिक अमली जामा पहनाया, क्योंकि नारी तो सदा से शोषित होती आ रही थी। तो जो 3 तलाक का मुद्दा था लंबे समय से पेंडिंग था, तो सरकार ने उस पर इनिशिएटिव लेकर के उस मुद्दे को निपटाया। तो कहीं ना कहीं जो है वो हम समझते हैं कि जयशंकर प्रसाद की जीत है, क्योंकि उन्होंने बहुत साल पहले 1933 में नाटक लिखा गया था। 1933 में जो है स्त्रियों को तलाक पाने के अधिकार की वकालत की थी। यदि हम दूसरी समस्या की बात करते हैं तो पुनर्विवाह का अधिकार। इसमें जो है धुरस्वामिनी और रामगुप्त के संबंध में जो है पुनर्विवाह पर चर्चा की गई है कि यदि रामगुप्त योग्य शासक है, रामगुप्त से धुरस्वामिनी दोबारा उसके साथ नहीं जाना चाहती है, तो क्या धुरस्वामिनी को पुनर्विवाह करने का अधिकार है? ये नाटक प्रश्न करता है। और जब वो पुरोहित के माध्यम से कहलाता भी है, इसमें नाटककार ये बताने का प्रयास करता है कि यदि पुरुष स्त्री के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में किसी भी प्रकार की कोताही बरतता है, तो नारी को ये अधिकार है वो उससे मोक्ष ले ले, तलाक ले ले। और नाटक के अंत में ऐसा होता भी है, पुरोहित इस बात की जो है हामी भरता है कि जो है धुरस्वामिनी रामगुप्त से तलाक ले सकती है। तो इस मुद्दे को भी उठाया गया है। दूसरा, इसमें जो तीसरी स्त्रियों से संबंधित बात उठाई गई है, बहुविवाह का विरोध किया गया है। यदि हम इसमें प्रसंग लेते हैं तो कौमा और शकराज के प्रसंग में इस बात को उठाया गया है कि पुरुष की आदत जो सदियों से रही है बहुविवाह करने की, कि वो एक स्त्री के रहते रहते और भी कई अन्य विवाह करता है। जैसे कौमा का जो है विवाह होना निश्चित जो है शकराज के साथ हो चुका है, एक प्रकार से उसकी मंगेतर है, लेकिन फिर भी जो है वो धुरस्वामिनी के साथ विवाह करना चाहता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है बहुविवाह की समस्या का भी विरोध किया गया है, क्योंकि अंत में बहुविवाह से होता क्या है कि अंत में इससे स्त्री की ही दुर्गति होती है, पुरुष का कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इस नारी समस्या को भी जो है जयशंकर प्रसाद ने अपने इस नाटक में उठाने का प्रयास किया है। यदि हम चौथी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जयशंकर प्रसाद जी ने इस नाटक के माध्यम से सती प्रथा का भी विरोध किया है, क्योंकि 1933 की यदि हम बात करते हैं तो उस समय सती प्रथा कहीं ना कहीं देखने को मिलती थी। आज़ादी से पहले बहुत सारे ऐसे मामले हमारे को देखने को मिलते थे, और आज़ादी के बाद भी जो है रूप कंवर सती प्रथा का मामला राजस्थान में बड़े जोर शोर से उछला था, रूप कंवर मामला जो था। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है सती प्रथा का विरोध करना भी जो है इस नाटककार का उद्देश्य है, और ये उन्होंने कौमा के प्रसंग में किया है। आपने देखा होगा जब शकराज का वध हो जाता है तो कौमा धुरस्वामिनी से शकराज के जो है मृत देह को लेने के लिए आती है, और उसका उद्देश्य यही है कि वो मृत देह के साथ जो है खुद सती होना चाहती है, लेकिन मिहिर देव उसको मना करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस नाटक में स्पष्ट तो नहीं लिखा कि वो सती तो फिर वो हो ही नहीं सकी, क्योंकि रामगुप्त ने उसकी हत्या करवा दी। मिहिर देव और कौमा की जो है नाटक के तीसरे अंक में हत्या करवा दी जाती है। तो शकराज का शव ले जाने के पीछे कौमा का कहीं ना कहीं उद्देश्य यही था, क्योंकि वो उसका अपना स्वामी मानती थी और उसकी मृत देह के साथ वो सती होना चाहती थी। तो यहाँ पे नाटककार ने बताने का प्रयास किया है कि ऐसे पुरुषों के लिए जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, जो बहुविवाह जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए नारी को सती होने की क्या आवश्यकता है। जब पुरुष जो है पीछे से आराम से रह सकता है, तो नारी को भी जो है पति के बाद, पुरुष के बाद आराम से स्वतंत्र रहने का अधिकार है। वो चाहे तो दूसरा विवाह करके अपना जीवन जो है नए सिरे से शुरू कर सकती है। उसको जो है एक तरह से आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता है, उसको सती होने की क्या आवश्यकता है। तो ये मुद्दे भी जो हैं हमारे समाज के ज्वलंत मुद्दे रहे हैं सदियों से। जयशंकर प्रसाद जी ने इनको बड़े अच्छे ढंग से इस नाटक में उठाने का कार्य किया है। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो इस नाटक का एक उद्देश्य धुरस्वामिनी का रामगुप्त से तलाक और चंद्रगुप्त से मिलन भी हो सकता है। नाटककार ने शुरू से आखिर तक प्रयास किया है, उसमें कहीं ना कहीं धुरस्वामिनी के अंदर एक संवेदना दिखाने का प्रयास किया है कि वो रामगुप्त से घृणा करती है, रामगुप्त को कायर कहती है, कलीब कहती है, और चंद्रगुप्त जिसे वो कुमार कहती है उसके गुणों का बखान करती है। और उसका आचरण भी ऐसा है, उसके व्यक्तित्व में आपको बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलेंगी
जिससे चंद्रगुप्त का आकर्षक व्यक्तित्व किसी को भी प्रभावित कर सकता है। तो इस नाटक में कहीं ना कहीं ये उद्देश्य भी हो सकता है कि दुर्स्वामिनी का रामगुप्त से तलाक हो जाए और उसका दोबारा विवाह जो है एक योग्य व्यक्ति से हो जाए, और वो योग्य व्यक्ति जो है इस नाटक में चंद्रगुप्त है। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो दुर्स्वामिनी नाटक में स्पष्टतः नारी समस्या का चित्रण है, और साथ जी ने इस समस्या को दुर्स्वामिनी के जीवन में ढाल दिया है, जिस कारण वह संपूर्ण नारी जाति का प्रतिनिधित्व करती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा है, नारी से संबंधित ये नाटक है। नारियों की समस्याओं का चित्रण जयशंकर प्रसाद ने करने का प्रयास किया है, और इसमें दुर्स्वामिनी को आधार बना करके उन्होंने समस्त नारी जाति का एक प्रकार से उत्थान करने का प्रयास किया है। समस्त नारी जाति की जो समस्याएं हैं सामाजिक जीवन में, उनके साथ जो अत्याचार किया जाता है उसको उठाने का प्रयास किया है, और कहीं ना कहीं दुर्स्वामिनी को जो है इन सब का प्रतिनिधि बना करके इस नाटक में जो है महिलाओं की, नारियों की समस्याओं को उठाने का जयशंकर प्रसाद जी ने इस नाटक में बड़ा सफल और सटीक प्रयास किया है। यदि मैं अगले बिंदु की बात करता हूँ तो लेखक ने कोमा और मंदाकिनी के माध्यम से नारी के बलिदानी और सेवा भावी रूप को भी व्यक्त किया है। यहाँ पे उसने नारी के गुणों को भी बताने का प्रयास किया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारे वाङ्मय में लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो स्त्री जो है सदियों से ही बलिदान और त्याग करती आई है, समाज के लिए, परिवार के लिए, उसने अपने जीवन का सर्वस्व जो है समाज के लिए और अपने परिवार के लिए बलिदान किया है, फिर भी उसको वो सम्मान नहीं मिल सका। तो यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने बताने का प्रयास किया है कि कोमा के माध्यम से जो है एक नारी के बलिदानी रूप के बारे में पता चलता है, और मंदाकिनी के माध्यम से कहीं ना कहीं जो है नारी की सेवा भावी रूप का पता चलता है। मंदाकिनी राज्य छोड़ के जाना चाहती है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये है कि अगर मैं राज्य छोड़कर चली गई तो मंदाकिनी के साथ न्याय नहीं हो पाएगा, इसलिए वो ना चाहते हुए भी वहाँ रुकती है ताकि दुर्स्वामिनी के साथ न्याय हो। तो मंदाकिनी में भी कहीं ना कहीं सेवा भाव है, वो चाहती है कि मैं अपनी सेवा से अपनी भाभी दुर्स्वामिनी को प्रसन्न रखूं, उसके जीवन में जो कुंठा है, अवसाद है, उसको दूर करने का प्रयास करूं, और वो समय समय पर सभी पुरुष पात्रों को जो है कहीं ना कहीं आईना दिखाने का भी काम करती है। और कोमा तो आपको पता ही अपने आप में जो है कोमल हृदया नारी है, वो शकराज को जो है धर्म की बात बताती है, शकराज का मार्ग प्रशस्त करती है, शकराज को बताती है कि स्त्री के सम्मान को चल करके तुम कौन सा बड़ा काम कर रहे हो, ये जो है कायरों का काम है, इससे तुम्हारा साम्राज्य लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं लेखक ने इन नारियों के माध्यम से जो है नारी के जो है गुणों के बारे में बताने का बड़ा अच्छा प्रयास किया, और ये बताने का प्रयास किया है कि नारी में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे गुण होते हैं, वो समाज परिवार को दिशा दे सकती है। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो समाज, परिवार, धर्म और परंपरा में नारी का क्या स्थान है, दुर्स्वामिनी नाटक में इस प्रश्न का हल खोजने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आपको पता है, जब इस नाटक में पुरोहित आकर के दुर्स्वामिनी को समझाता है कि हमें जो है आपको जो है वापस जो है उसके पास चले जाना चाहिए, रामगुप्त के पास चले जाना चाहिए, मैं आपका जो है मांगलिक कार्य करने के लिए यहाँ एक हवन करना चाहता हूँ, अनुष्ठान करना चाहता हूँ, तो वो दुर्स्वामिनी उसको फटकारते हुए बताना चाहती है कि आप कौन से धर्म की बात करते हैं, किस समाज की बात करते हैं, कौन से शास्त्रों की बात करते हैं, किस शास्त्र में लिखा है नारी का अपमान करना चाहिए, कौन सी धार्मिक मान्यता कहती है नारी का अपमान करना चाहिए। तो इस नाटक में कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को खोजने का प्रयास किया गया है कि जब भी कोई अन्याय की बात आती है तो उसके केंद्र में नारी ही क्यों आती है, जब भी कोई अन्याय अनीति की बात आती है उसके केंद्र में नारी क्यों आती है, पुरुष क्यों नहीं आता। तो हमारे पुरुष प्रधान समाज की जो मानसिकता है, जो सदियों से नारी को गुलामी की बेड़ियों में रखती आई है, उसको जो है न्याय नहीं देती है, उसके साथ जो है एक प्रकार का जो है अमानवीय व्यवहार किया जाता है। नाटककार ने ये सभी मुद्दे, ये सभी विषय जो है इस नाटक दुर्स्वामिनी में बड़े सफल तरीके से दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का बड़ा अच्छा प्रयास किया है। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो दुर्स्वामिनी और रामगुप्त का राक्षस विवाह हुआ था। ऐसे विवाह प्राय घर परिवार और समाज के लिए अहितकारी होते हैं। पुराने समय में जो है कई प्रकार के विवाह होते थे, उसमें एक राक्षस विवाह भी होता था। राक्षस विवाह वो होता था जिसमें लड़की को जबरदस्ती उठा के लाता था राजा और उससे जबरदस्ती विवाह करता था। उसमें जो है लड़की की मंजूरी नहीं ली जाती थी, तो उसमें जो है बलपूर्वक विवाह किया जाता था, उसको राक्षस विधि वाला विवाह कहते थे। ऐसा विवाह कभी भी दाम्पत्य जीवन के अंदर अच्छा नहीं माना जाता था और समाज के लिए भी हितकारी नहीं होता था।
क्योंकि जब कोई संबंध बलात् बनाया जाता है तो उस संबंध के परिणाम कभी भी जो है कल्याणकारी नहीं होते हैं, विध्वंसकारी होते हैं। इसलिए ध्रुव स्वामिनी आपने देखा होगा नाटक के पहले अंक से लेकर के नाटक के तीसरे अंक तक राम उससे घृणा करती है, क्योंकि उसने उसकी मर्जी के खिलाफ जो है उससे राक्षस विधि से विवाह किया था। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो ध्रुव स्वामिनी के रूप में हमें एक ऐसी नारी के दर्शन होते हैं जो बुद्धिमान है और अपने अधिकारों को लेकर के सचेत है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से आज की जागरूक नारी के बारे में बताया है, आज की सचेत नारी के बारे में बताने का प्रयास किया है कि आज की नारी जो है अबला नारी नहीं है, आज की नारी अपने अधिकारों को लेकर के सचेत है। जब जब उसके साथ अन्याय किया जाता है तो वो अन्याय का विरोध करना जानती है। आज वो पढ़ी लिखी है, आज उसको अपने अधिकारों का पता है, आज उसको पता है कि नारी सशक्तिकरण में अपना अधिकार कैसे लिया जाता है। तो आज की नारी वो नारी नहीं है जिसको हम अबला कहें या जिसका कोई भी शोषण करे। तो कहीं ना कहीं ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने उसी आधुनिक नारी का चित्रण किया है जो पढ़ी लिखी है, जो अपने अधिकारों को लेकर के सचेत है और जो अन्याय का विरोध करना जानती है। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो प्रसाद जी ने तर्क, बुद्धि, कल्पना और इतिहास का समन्वय कर इस ऐतिहासिक नाटक को समस्या नाटकों की कोटि में ला खड़ा किया है। ये बड़ा अच्छा बिंदु है। जयशंकर प्रसाद जी ने इस नाटक का कथानक जरूर ऐतिहासिक लिया है, लेकिन उस कथानक के साथ साथ उन्होंने जो है इस नाटक के अंदर ऐतिहासिकता के साथ साथ इसमें जो है तर्क चिंतन भी देखने को मिलता है, इसमें बुद्धि की प्रधानता भी देखने को मिलती है, इसमें कल्पना का भी समावेश है। और इन सारी चीज़ों का समावेश करके जयशंकर प्रसाद जी ने बड़े सफल तरीके से इसे जो है समस्या नाटकों की सूची में ला करके खड़ा कर दिया और ये बताने का प्रयास किया है ये खाली ऐतिहासिक नाटक नहीं है। इस नाटक के माध्यम से वर्तमान समय की जो विषम परिस्थितियां हैं, वर्तमान समय में जो समाज में नारी के साथ होता है या वर्तमान समय में जो सामाजिक कुरीतियां हैं, वर्तमान समय में जो समाज के अंदर जो है अत्याचार होते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, छोटे बड़े के नाम पे, कहीं ना कहीं जो है उस प्रकार से जो है उस दृष्टिकोण से जयशंकर प्रसाद जी ने इसको समस्या प्रधान नाटक बना करके दर्शकों और पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का बड़ा सफल प्रयास किया है। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं, जिस समय यह नाटक रचा गया उस समय भारत में सुधारवादी आंदोलन जोर शोर से चल रहे थे। आर्य समाज और ब्रह्म समाज जैसे सुधारवादी संगठन नारी उत्थान के लिए प्रयत्नशील थे। देखिए, जब भी कोई नाटक, कहानीकार, उपन्यासकार जब अपनी रचना लिखता है तो युगीन परिस्थितियों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। जयशंकर प्रसाद जी ने जब 1933 में इस रचना का प्रणयन किया, इसका प्रकाशन हुआ, तो उस समय भारत में आर्य समाज, उसमें ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय जो है बड़ा प्रयास कर रहे थे नारियों की, उनका ब्रह्म समाज जो है नारियों के उत्थान के लिए बड़ा प्रयास कर रहा था। आर्य समाज की परंपरा चल रही थी जो नारियों के उत्थान की बात कर रहे थे, नारियों को जो है पर्दा प्रथा से बाहर निकाल करके उसको अपने अधिकारों के लिए सचेत कर रहे थे। तो सारे देश में बहुत सारे सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे और उन सुधारवादी आंदोलनों का केंद्र कहीं ना कहीं नारी उत्थान था, क्योंकि नारी को सदियों से जो है गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा गया है। पुरुष प्रधान समाज जो है नारी को जो है एक प्रकार से पर्दे में रखता था, उसके अधिकारों का हनन करता था। तो उस समय के सुधारवादी आंदोलनों ने नारी को सम्मान देने का कार्य किया, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं नाटककार पर भी पड़ा और उसने ध्रुव स्वामिनी को माध्यम बना करके उन सुधार आंदोलनों में जिन सुधारवादी नारी का या सचेत नारी का वर्णन किया जाता था या जिस सचेत नारी की कल्पना की जाती थी, उसको अधिकारों के लिए तैयार किया जाता था, कहीं ना कहीं जयशंकर प्रसाद ने उसी युगीन परिस्थितियों से, उसी युगीन सुधारकों से प्रभावित होकर के अपने नाटक में कहीं ना कहीं ध्रुव स्वामिनी जैसे काल्पनिक पात्र के माध्यम से नारी उत्थान की चर्चा पर जो है एक प्रकार से जो है उस चर्चा को आगे बढ़ाने का बड़ा सफल प्रयास किया है। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो प्रसाद जी का मानना है कि यदि राज्य व राष्ट्र का विकास करना हो और जनता को सुखी बनाना हो तो शासक का योग्य और सबल होना बहुत अनिवार्य है। जैसे आपने देखा, यदि देश का शासक रामगुप्त जैसा कायर, भीरू, डरपोक और कलील किस्म का व्यक्ति हो तो आप समझ सकते हैं राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। तो इस नाटक के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने ये भी बताने का प्रयास किया है कि जो राष्ट्र का नायक होता है, जो राष्ट्र का शासनाध्यक्ष होता है, उसका जो है मनोबल के, उसको जो है उच्च मनोबल का होना चाहिए, उसको अपने उत्तरदायित्वों का ज्ञान होना चाहिए, वो कर्तव्य परायण व्यक्ति होना चाहिए और देश के प्रति और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन कर सकता हो। ऐसा ही शासक
देश की गद्दी पर बैठने के योग्य है। रामगुप्त जैसे शासक को देश की गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। अगले बिंदु की बात करते हैं तो इतिहास को रोचक कथा रूप में प्रस्तुत करना भी नाटककार का उद्देश्य है। रोचकता अर्थ ग्रहण में सहायक होती है। जैसा कि आपने देखा इस नाटक में ऐतिहासिक कथानक को लेकर के बहुत सारे काल्पनिक पात्र भी रचे गए हैं जिनका अपना एक रोल है। जैसे इसमें मंदाकिनी को ले लें आप, मंदाकिनी काल्पनिक पात्र है। जैसे आप इसमें कौमा को ले लें, काल्पनिक पात्र है। स्वयं ध्रुव स्वामिनी एक काल्पनिक पात्र है। इसमें जो है और भी अन्य कई पात्र हैं। मिहिर देव है, अपने आप में काल्पनिक पात्र है। तो ये इन काल्पनिक पात्रों के माध्यम से इन्होंने इस कथा को आगे बढ़ाने का एक बड़ा सफल प्रयास किया है और बड़े रोचक ढंग से जो है इस ऐतिहासिक कथानक को बड़े रोचक ढंग से पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। और जब किसी भी नाटक के अंदर, किसी भी कहानी के अंदर रोचकता का गुण आ जाए तो उसमें अर्थ ग्रहण की क्षमता बढ़ जाती है। वह नाटक जो है जल्दी से जल्दी और लंबे समय तक अपना प्रभाव दर्शकों पर अथवा पाठकों पर जमाने में सफल हो पाता है। यदि हम बात करें तो प्रस्तुत नाटक रंगमंच की दृष्टि से एक सफल नाटक है। जैसा कि आपको पता है नाटक एक मंचीय कला है, नाटक एक मंचीय विधा है और इसका जो है किसी रंगमंच पर इसका जो है मंचन किया जाता है। इसको रंगमंच पर जो है अभिनेता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये अपने आप में एक सफल नाटक है रंगमंच की दृष्टि से। इसमें छोटे छोटे संवाद हैं, उन संवादों के माध्यम से इसका कथानक स्पष्ट है, इसके जो चरित्र चित्रण है पात्रों का वो बड़ा स्पष्ट है, इस नाटक के जो संवाद हैं वो बड़े स्पष्ट हैं, जो देश काल वातावरण इसमें बताया गया है वो बड़ा स्पष्ट है। नाटक लिखने का उद्देश्य हम इतनी देर से चर्चा कर ही रहे हैं और नाटक की भाषा शैली भी जो है खड़ी बोली संस्कृत निष्ठ प्रधान शैली में रची गई है। तो कुल मिलाकर के जो है रंगमंच की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद जी का यह नाटक ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाटक है। यदि मैं अगले बिंदु की बात करता हूँ तो इस नाटक में बुरी प्रवृत्तियों के स्थान पर मानवीय प्रवृत्तियों को जगाना भी नाटककार का कहीं ना कहीं उद्देश्य है और संकल्प भी है। वो नाटककार ये बताना चाहता है कि यदि समाज में, यदि राष्ट्र में कोई बुरी प्रवृत्तियां रहेंगी, बुरे विचार रहेंगे तो हमारा समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं उन दुष्प्रवृत्तियों का नाटककार ने अपने इस नाटक में विरोध किया है और आम जनजीवन को, आम जनता को जो है इन दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ करके सदप्रवृत्तियों को अपनाने की बात कही है ताकि समाज हमारा उन्नति कर सके। हम भारत को विश्व गुरु कहते हैं, हम भारत को कहते हैं कि हमारी संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति सनातन है जो सदियों से चली आ रही है। हमारे वेद जो है 10,000 साल पहले जो है उन्होंने मानवता का मार्गदर्शन किया था, 10,000 साल पहले लिखे गए थे। तो हम जब अपना ज्ञान का इतना प्रचार करते हैं तो किस कारण से? ये सद्वृत्तियाँ तो थी। यदि ये सद्वृत्तियाँ आज भी हमारे समाज में आ जाएं तो हमारा समाज और हमारा देश दोबारा से पूरे विश्व का जो है मार्गदर्शन कर सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। यदि समाज में दुष्प्रवृत्तियां हावी रहेंगी तो हमारा समाज जो है पतन की ओर जाएगा। जहाँ जिस भी समाज में नारियों का अपमान होता है वो समाज जल्दी से जल्दी पतन की ओर चला जाता है। जिस समाज के शासक के अंदर दुष्प्रवृत्तियां होती है, कर्तव्य परायणता नहीं होती, वो देश पिछड़ जाता है। तो नाटककार ने कहीं ना कहीं इन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके भी इस नाटक की रचना की है। और अंतिम बिंदु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस अंतिम बिंदु में मैंने बताने का प्रयास किया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक उद्देश्यपूर्ण रचना है जिसमें नाटककार ने देशभक्ति, नारी सम्मान तथा सामाजिक बुराइयों का अंत करने का अमर संदेश दिया है। नाटककार ने इस नाटक में बताने का प्रयास किया है कि हमें नारी सम्मान और जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं, हमारी जो सामाजिक कुरीतियां हैं जो समाज को पतन की ओर ले जाती हैं, सदियों से पतन की ओर ले जाती रही हैं, चाहे उसमें कन्या भ्रूण हत्या है, चाहे उसमें दहेज की समस्या है, चाहे उसमें स्त्री जाति के साथ अपमान की समस्या है, उसके स्वाभिमान की रक्षा ना करना है, ये सारी की सारी हमारी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं जी, ठीक है, ये सामाजिक कुरीतियाँ समाज को पतन की ओर ले जाती हैं। तो कहीं ना कहीं नाटककार ने इस नाटक के माध्यम से संकल्प किया है कि हमें इन कुरीतियों को छोड़ना है, हमें जो है नारी के सम्मान की रक्षा करनी है। ठीक है ना। जैसे कई जनों, जैसे सुमित्रा, बहुत सारे हिंदी के साहित्यकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने जो है नारी पर बहुत कुछ लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी ने एक जगह लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। उन्होंने अपने कामायनी महाकाव्य के अंदर स्पष्ट लिख दिया, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तुम केवल श्रद्धा हो और कुछ नहीं। कहने का तात्पर्य तुम श्रद्धा की पात्र हो, तुम्हारी वजह से, तुम में ही श्रद्धा रख करके जो है समाज आगे बढ़ता आया है। तो साहित्यकारों ने नारी सम्मान की बहुत सारी बात की है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, इस प्रकार से नाटककार ने अपने इन बिंदुओं के माध्यम से इस नाटक को सफल तरीके से समझाने का प्रयास किया है।
तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ दुर्स्वामिनी नाटक के ये 20 संक्षिप्त बिंदु आपको ये नाटक अच्छे तरीके से समझा देंगे, अच्छे तरीके से आपको समझा चुके होंगे और इसमें आपको ये बात स्पष्ट होगी कि नाटककार का उद्देश्य क्या है, नाटककार ने इनमें किन मूल समस्याओं को उठाया है। तो अगले किसी नए वीडियो में इसी नाटक की किसी अन्य समस्या को लेकर के या अन्य पात्र चित्रण को लेकर के मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।